Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja, and from today onwards we'll be starting lecture series on Indian polity. So Indian polity, basically we read for UPSC examination or any further competitive examination. UPSC is read by from the book M Lakshmikant, ठीक है. तो we'll be covering that book concisely. Along with that, उसके अलावा भी जो deeply मिल सकता है हमें content, कहीं और ज़्यादा हमें deeply किसी topic के बारे में पढ़ना हो तो we'll be doing the same also. So, from today onwards, we are going to start Indian polity. And before we begin to understand what the constitution is, how does the parliament works, and everything like that, it's important कि हम थोड़ा historical background जाने कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे हम आज़ाद हुए, क्या क्या हुआ, वो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे. इट ऑल्सो मीन्स कि हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री के सेशंस को भी टच करेंगे आज, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का जो इंसेप्शन है, जो स्टार्टिंग है, वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री से ही डिराइव होता है. तो हम वो भी थोड़ा समझेंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हम कर पाते हैं. आज के लेक्चर में हम प्रिसाइजली करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे और जो उसमें क्राउन रूल था और रेगुलेटिंग एक्ट था, वो सारे बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. और जितना आज हो कवर करेंगे, उसके आने वाले लेक्चर्स में हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे. सो आज का लेक्चर होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर इंडियन पॉलिटी का. तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई. तो सबसे पहले इन द ईयर 1600, यानी कि 16th 17th सेंचुरी, जो 1617 सेंचुरी जो थी, 1600 ईसी वाली, तब आए ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर्स. वो सिर्फ बिजनेस करने आए थे अपने देश में और कुछ करने नहीं आए थे. उनको सिर्फ करना था कि यहाँ से सामान खरीदेंगे, वहां जाके बेचेंगे, जो प्रॉफिट करेगा वो मत कमाएंगे. अब वो यहाँ ट्रेडर्स आए किसकी परमिशन पे थे? क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें एक चार्टर में ग्रांट किया था कि तुम अफ्रीका या अफ्रीका से ईस्ट में पड़ने वाले जितने भी राज्य सॉरी कंट्रीज हैं अफ्रीका से ईस्ट में, जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जाके अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम ट्रेड कर सकते हो. इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है. ईस्ट की तरफ जाने वाले जितने भी थे, तो वो वाली बात है. तो इसलिए क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ग्रांट किया था कि जाओ तुम जाके बिजनेस करो. ठीक है. उसके बाद डायरेक्टली जंप बैक करते हैं ये 1765 पे कि कंपनी जो अब तक प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस में थी, उसके बाद से उन लोगों ने दीवानी राइट्स ले लिए. दीवानी राइट्स क्या होता है? ओवर राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. मतलब 1765 से पहले तक तो वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, और 1765 में उन लोगों ने थोड़ा सा गवर्निंग करा कि भैया तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो लोग हो, वो हमें दीवानी राइट्स दो कि तुम्हारे रेवेन्यू जो तुम कमा रहे हो उसके ऊपर भी थोड़ा दो, और सिविल जस्टिस के ऊपर भी हमें राइट्स चाहिए और पावर चाहिए. तो ये स्टार्ट किया उनका करियर एज अ टेरिटोरियल पावर. पर इन सालों के बीच में, ये 1600 से 1765 के बीच में हुआ क्या क्या? इनके बीच में दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हुई. सबसे पहले हुई 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ. अब बैटल ऑफ प्लासी दो फाइट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और नवाब ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में. ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे और नवाब ऑफ बंगाल के साथ उसके फ्रेंच अलाइज भी थे. ठीक है. रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड कर रहे थे. अब इस वाले वॉर में, बैटल में, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई. उसके थोड़े दिन बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर. ये हुआ था 64 में, 1764 में. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और सुजा उल दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में. ये तीनों थे साथ में, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी. और ये वाला बैटल भी ये लोग ही जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जो मुगल एम्परर था, उसने मतलब ये बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, इतना बड़े पार्ट में जो लड़ाई हुई, तो इन लोगों को अपनी सरेंडर करनी पड़ी 25 पर. ये मतलब ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो पार्ट था, वो जो रेवेन्यू जनरेट करता था ना, रेवेन्यू जनरेशन जो इसका था, वो 25% ऑफ जीडीपी था ऑफ द कंट्री. और उसका राइट मिल गया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को. मतलब उनको काफी अच्छा पैसा मिलने लग गया. तो 1765 में जब उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, तो उन लोगों को पता चला कि हमारे पास तो पावर आ गई. जब हमें इतना पैसा मिलने लग गया तो हमारे पास पावर आ गई. पर पावर के साथ उन लोगों ने करप्शन करना भी स्टार्ट कर दिया और गड़बड़ करने भी शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने.
तो 1857 में जो आपने बहुत फेमस एक रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का भी नाम सुना होगा। वो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन को समझ में आ गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से अब पावर लेनी पड़ेगी वापस से, ये जो ये ट्रेड करने गए थे अब इनसे वापस ले लेंगे। और ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम की अपनी पावर, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस ऑफ इंडिया चलाने की, इंडिया की गवर्नमेंट चलाने की 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ले ली। और ये रूल कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिल गई तब तक ब्रिटिश ने हम पे अच्छे से राज कर लिया। इसको ब्रिटिश राज भी कहा जाता है। ठीक है, इस वाले फेज को। अब इंडिपेंडेंस जब हो गई हमारी तो जरूरत पड़ी कि भैया अब क्या करें, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना पड़ेगा, अब हम आजाद होने वाले हैं, हो गए हैं, तो हम करेंगे क्या, कैसे चलाएंगे देश को। तो एक 289 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रक्रिया पे काम किया। 1946 से ही शुरू हो गया था काम, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब हम आजाद होने वाले हैं। फिर 1950 जनवरी 26 1950, जो आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ और उस दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। अब बात करते हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ। अब जब ये तो हो गई एक हिस्ट्री की बात, अब हम बात करते हैं, वापस से हम वहीं पे चलते हैं कि 1765 में इनको दीवानी राइट मिले और 1858 में इन्होंने रिवॉल्ट का बाद में ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल ने एक फ्रेमवर्क तैयार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे तो आने लग गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही दीवानी राइट्स मिले यहाँ पे, जैसे ही 1765 में उन्हें दीवानी राइट्स मिले, तो ब्रिटिश को ये पता चल गया कि अब रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ तो बनाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से हम मैनेज कर पाए। तो सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे बनाया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे बनाया, जो हमने देखा उसी बेसिस पे। तो हमने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे सरकार चलाई, उससे थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली। और वो इससे इंस्पिरेशन लेने के लिए हमने क्या किया, उनका देखा काम करने का तरीका, तो हम उधर से भी डिराइव किए। तो ब्रिटिश इंडिया ने जब हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ में यहाँ पे, तो उन लोगों के कुछ इवेंट्स थे जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया हमारे कामकाज को। तो वो उनमें से एक था कंपनी रूल 1773 और 1858 का, सॉरी, ठीक है। जो कंपनी रूल आया 1773 और 1858 के बीच में, उसकी जो फीचर्स थे वो भी हमें थोड़े समझ में आए कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। और जो क्राउन रूल आया उसके भी थोड़े फीचर्स थे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे ऐड करने वाले थे। तो आइए एक एक करके इन दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, कंपनी रूल है ना ये, जो इसको ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, कि ये एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का रूल एक्ट है। और ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने जहां पे कोशिश की रेगुलेट करने की ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स की इन इंडिया। इंडिया में वो कैसे रेगुलेट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा पावर तो अज्यूम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, पावर अज्यूम किया था उन्होंने 1858 में। ठीक है, तो उससे पहले 1773 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट करते थे उसके ऊपर है ये। तो इट रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में दे दिया, सॉरी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनके, उनको बांट दिया कि भैया ये तुम्हारा पॉलिटिकल फंक्शन है, ये तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि उनको करप्शन नहीं चाहिए था। ठीक है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को भी दिया कि भैया यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है और तुम सब इन्हीं को रिपोर्ट करोगे ताकि करप्शन कम हो। तो ये वाली फाउंडेशन भी किसने लेकी? ब्रिटिशर्स ने लेकी, रूल ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अब क्या किया, इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, तो वो बात करते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका पहले तो
सब जगह के गवर्नर, पहले तो गवर्नर्स थे सब जगह के, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बिहार, उड़ीसा, ऐसे सब गवर्नर थे। तो उन्होंने पहले तो नॉमेनक्लेचर चेंज किया, ठीक है, उसको चेंज करके इसको सुपीरियर बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो सबसे हेड बन गए, बंगाल के गवर्नर जनरल हेड बन गए, और इनको दे दिए 4 मेंबर की टीम जो इनको असिस्ट करती थी, 4 असिस्ट करने वाली मेंबर की टीम दे दी, ठीक है। और जो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और जो ये बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो गवर्नर्स थे ना, प्रेसिडेंसीज के, सॉरी, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी, वो इसके सबऑर्डिनेट बना दिए। मतलब पहले सब इंडिपेंडेंटली एक ही हायरार्की पे थे, उसके बाद हुआ क्या, बंगाल के को सबसे ऊपर दे दिया और बिहार, बॉम्बे और मद्रास वाले को उनसे नीचे की कैटेगरी दे दी, ठीक है। Subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when 3 presidencies were independent of one another. पहले ये सब ऑटोनोमस थे, उसके बाद इनको सुपीरियर बना के इनको रिपोर्टिंग करने वाला बना दिया, ये सब उनको जाकर रिपोर्ट करें। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट क्या किया इन्होंने, एक कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 3 जजेस के साथ, चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता भी बनाया गया। और इन्होंने कंपनी के, जो कंपनी के लोग थे उन लोगों को प्रोहिबिट किया कि प्राइवेट ट्रेड ना करें और ब्राइब्स वाइब्स ना लें, क्योंकि करप्शन हो रहा था तो वो चाह नहीं रहे थे कि करप्शन हो, इसलिए उन्होंने प्रोहिबिट किया। और इसकी वजह से कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, it extended the control of government British government over the company by requiring a court of directors। इन्होंने क्या किया कि गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी बना दी कि भैया तुम इन लोगों को रिपोर्ट करोगे, एक सिविल की, रेवेन्यू की, मिलिट्री अफेयर्स की एक गवर्निंग बॉडी बना दी, और सबको रिपोर्टें जाने लगी कि भैया क्या चल रहा है, हमें रिपोर्ट्स भेजो, हम देखना चाहेंगे कि हो क्या रहा है। तो ये आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, पर अभी इसका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम ओवर बर्डन ना हो जाए इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं पास्ट की भी हैं जो किताब में नहीं भी लिखी हुई हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हम लेक्चर इधर तक ही रखेंगे, पर एक बार इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ब्रिटिश आए 1600 में ट्रेडर्स की तरीके से, और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ काम किया एज अ ट्रेडर। 1600 से 1765 तक वो 150 साल सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे और थोड़ी बहुत पावर ले रखी थी उन्होंने। 1765 में उन लोगों ने दीवानी राइट्स अज्यूम किए, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में उन लोगों ने दीवानी राइट्स प्रिज्यूम किए। तो जब उनके पास थोड़ा पैसा और दीवानी राइट्स आने लगे तो उधर थोड़ा मिसबैलेंस होने लगा पावर का, वो और ज्यादा ही ब्राइब ब्राइब लेने लगे, करप्शन करने लगे। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा जरूरत कि अब हमें एक खुद के अंडर में सारी गवर्नेंस करनी चाहिए। तो जब उन्होंने खुद के अंडर में गवर्नेंस करी तो उन्होंने अच्छे से कंट्री को मैनेज किया, जैसे वो कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे ब्रिटिश राज में। तो जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की तो जो इन लोगों ने अपने लिए स्ट्रेटेजीज अपनाई थी उन्होंने उसको भी एक्वायर, मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो उन लोगों की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो हमने ध्यान रखी, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था जब 1773 का, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी ट्रेड करने की और बाकी चीजों की भी थोड़ी बहुत पावर आ गई थी, इनके पास दीवानी राइट्स आ गए थे, उस टाइम पे इन लोगों को इन लोगों ने भी एक फॉर्मूला किया था कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थोड़े बहुत तो कंट्रोल दिया था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो वो सारे हमने इंस्पायर लिया कि भैया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहले बाइफरकेट किया, फाउंडेशन की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर बाद में फीचर्स में देखा जाए तो गवर्नर जनरल को नॉमेनक्लेचर चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके सबऑर्डिनेट में गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को रखा गया, नहीं तो उससे पहले वो ऑटोनोमस थे, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग करी गई। और उसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया 1774 में, 3 जजेस का और एक चीफ जस्टिस का, और कंपनी को ब्राइब लेने के लिए मना किया गया। और इससे क्या किया, उन लोगों ने एक रिपोर्ट देने को कहा गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश क्राउन को एक रिपोर्ट भेजा करेंगे कि क्या सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स में क्या काम चल रहा है, तुम हमें रिपोर्ट भेजो। तो ये सब हुआ
रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे, रेगुलेटिंग एक्ट में ये रेगुलेशंस लगाएगी जिससे हमने थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा डिस्कशन यहीं तक है। इसके आगे हम और डिस्कस करते चलेंगे और देखते हैं कैसा चलता है हमारा ये लेक्चर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।